अवश्य सुनेंगे। जी मैडम, जी मैडम, नीरज जी। जी। हिंदी में अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालने हेतु अध्यक्षीय भाषण के लिए हम ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद शकलानी जी को, जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के निदेशक हैं। इससे पूर्व आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में रामायण परंपरा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और प्राचीन मध्य हिमालयी समुदायों पर आधारित पुस्तकें प्रमुख हैं। आपको वर्ष 2005 में पंजाब कला और साहित्य अकादमी जालंधर द्वारा ऐतिहासिक लेखन के लिए डिस्टिंग्विश्ड अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपने हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी तथा नॉर्दर्न इलिनॉय विश्वविद्यालय अमेरिका में अतिथि व्याख्यान भी दे चुके हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए आपका स्वागत है महोदय। धन्यवाद। सभी हिंदी प्रेमियों को, विश्व भर से जुड़े अपने भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, सादर अभिवादन। ये अत्यंत हर्ष का विषय है और अभी हमारी बहन रामधारी जी खेद व्यक्त कर रही थी, आपकी कोई गलती नहीं है। इस प्रकार का ये आजकल हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छाई है, बुराई भी साथ में चलती है। बुराई से कैसे बचना है उसके लिए हमें अपने को तैयार रखना पड़ेगा। तो सभी को नमस्कार। हमारे अमेरिका से श्री अनूप भार्गव जी और बहन यामिनी जोशी जी, और नेदरलैंड्स, क्योंकि मैं पहले गया था बहुत पहले नेदरलैंड, और मेरा एक संस्करण भी अभी छपा है विश्व हिंदी परिवार में। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो नीदरलैंड से रितु बहन जुड़ी हैं, और आप सभी लोग जो हिंदी को सिंगापुर, मॉरिशस और 68 देशों में, जैसे आपने बताया 2 वर्षों से आपकी सतत रूप से यह परंपरा हिंदी के संवर्धन के लिए और हिंदी में हिंदी भाषियों को आपस में जोड़ने के लिए ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि भविष्य में और अधिक हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों से हिंदी के संवर्धन, संभाषण और इसको संपुष्ट करने के लिए अपने सतत रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। मेरा विषय वैसे तो इतिहास है, मगर हिंदी के प्रति मेरी अभिरुचि है, और इसलिए मैं हिंदी माध्यम में भी काम करता हूँ, अंग्रेजी माध्यम में भी काम करता हूँ, और हिंदी जहाँ भी हो सकता है। मेरा हिंदी अत्यंत प्रिय विषय रहा है। 12वीं तक मैंने हिंदी विषय पढ़ा था, और फिर हिंदी के प्रति मेरा प्यार दोबारा से, जब मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी कर रहा था तो एक विषय मैंने हिंदी लिया था, और उसमें मुझे बहुत अच्छे अंक, 1-2 महीने तैयारी करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी जो भाषा है हमारे देश की राजभाषा तो है, और हिंदी का इतिहास आप लोग सब जानते हैं कि हिंदी किस प्रकार से सबको जोड़ती है, सबको मिलाती है, सबको हिंदी में बात करने में बड़ी सहूलियत लगती है, और बहुत हमें लगता है कि हम आपस में एक परिवार के लोग। तो ये अनूठी जो विशेषता हिंदी भाषा की है, वो सब लोग, आप विदेशों में हैं और लंबे समय से हम कभी कभी आते जाते रहते हैं, मगर आप लोग वहां पर भी हिंदी के प्यार से इस प्रकार से अपने को हिंदी की स्मृतियों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि भाषा, कोई भी भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है, और हिंदी भाषा खास करके ये अभिव्यक्ति का माध्यम के साथ साथ संस्कृति की संवाहक है। हम देखते हैं कि हमारे जो मॉरिशस में है या सुरीनाम में है, टोबैगो ट्रिनिडाड में है, ये सब लोग हिंदी का प्रेम वहां से जब ये वहां गए, तो मैंने इस पे एक लेख भी लिखा था कि किस प्रकार से रामायण जो परंपरा है, रामायण तुलसी रामचरितमानस का अपने साथ ये गुटका ले गए थे लोग वहां पर, जब 17वीं 18वीं शताब्दी में इन लोगों को वहां पे जाना पड़ा, इनके पूर्वजों को जाना पड़ा। मगर मुझे अत्यंत आनंद होता है जब मैं नीदरलैंड में भी गया और अमेरिका में भी रामायण, विश्व रामायण परिषद सम्मेलन में मैं गया था, और सूरीनाम से वहां पे एक
हमारी एक प्राध्यापिका आई थी, उनका नाम मैं सेरी एन करके नाम था, है ना। उन्होंने वहाँ के विश्वविद्यालय से रामायण पे काम किया था। तो जो ये कालजयी ग्रंथ हैं हमारे, जैसे रामचरितमानस, मेरी समझ से अंतिम कालजयी ग्रंथ मैं उसको मानता हूँ, उसके पश्चात कोई ऐसा कालजयी ग्रंथ नहीं रचित हो पाया जिसने कि सबको एक परंपरा से, एक सभ्यता से, एक संस्कृति से, एक विचार से, राम के चरित्र, उदात्त चरित्र से सबको इतना संपृक्त किया, सम्मोहित किया और सबको जोड़ा। और ये इस प्रकार के जो ग्रंथ है हमारे, चाहे हमारा रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे वेद है, चाहे उपनिषद है, ये सब जो है संस्कृत में है, रामचरितमानस को छोड़ करके। और संस्कृत क्योंकि शास्त्रीय भाषा है, और उस संस्कृत की वजह से बहुत सारे लोग अपने इन महान ग्रंथों को नहीं समझ पाए। और रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उसकी भाषा जो थी इस प्रकार थी कि एक आम आदमी की भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की सृजना की, और राम का उदात्त चरित्र सभी के मध्य पहुंचा। तो हमें विचार करना चाहिए, जब हम हिंदी के संवर्धन की बात करते हैं तो हिंदी के साथ साथ संस्कृति का संवर्धन, हमारे संस्कारों का संवर्धन, हमारी परंपराओं का संवर्धन, हमारे मूल्य जो है उनका संवर्धन कैसे हो सकता है? तो जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अपनी वो छवि आनी चाहिए जो भारत की छवि है, जो हमारे प्राचीन सभ्यता की छवि है, जो हमारे वैदिक समाज से लेकर के आज तक हमारी सभ्यता ने अपना जो प्रगति यात्रा की है, आरंभ की थी, और आज तक जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से केवल 2 ही सभ्यताएं जीवंत सभ्यताएं हैं, एक भारत की और एक चीन की है, जो कि इतनी पुरानी जीवंत सभ्यताएं हैं, और इनके पीछे भाषा का बड़ा महत्व रहा है। तो हिंदी एक सरल भाषा है, सबको जोड़ती है। और जब हम सम्मेलन करते हैं, वार्ता करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता, आज अचानक थोड़ा विलंब हो गया और मैं आप लोगों को नहीं सुन पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए बड़ा क्षति है, मेरी एक व्यक्तिगत क्षति मैं इसको मानता हूं। क्योंकि मैं आप लोगों को सुनता तो फिर भी मैं सुनूंगा 1-2 लोगों को, अपनी बात को जल्दी से समाप्त करके एक आप में से 1-2 लोगों को सुनूंगा, तो मैं समझता हूं कि आप लोग करते होंगे। मुझे लगता है कि जब हम इस प्रकार के सम्मेलन करते हैं और इतने देशों से जुड़ते हैं, तो हम इन सम्मेलनों में क्या क्या विषय रख सकते हैं, कौन कौन से विषय आ सकते हैं, और अवश्य हर सम्मेलन में एक अपने विचार को लेकर के हमारे जो प्राचीन ग्रंथ रहे हैं या जो सभ्यता रही है उसका एक आयाम हिंदी में किस प्रकार से उजागर किया गया है। चाहे हमारे अब हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखेंगे, आदिकाल, फिर उसके बाद जो है आदिकाल के बाद आपका रीतिकाल, रीतिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल में प्रगतिवाद भी आया है, और छायावाद आया है, प्रगतिवाद आया है। और इन सब यात्राओं को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे कि हर काल में हिंदी का एक वैशिष्ट्य रहा है। आप वीर रस प्रधान कविताएं देखिए, भूषण की कविता देखिए, और उस समय उन कविताओं में क्या ओजस, क्या किस प्रकार का ओज था, किस प्रकार का तेज था, किस प्रकार का वो देशभक्ति के लिए राजाओं को आह्वान करते थे उनका। तो ये हिंदी साहित्य की इतनी ताकत है। और फिर भक्ति काल में आप आते हैं, उससे पहले आप देखते हैं रीति काल में देखते हैं बिहारी के दोहे देखते हैं, सतसई, बिहारी सतसई जो है न, तो बिहारी के दोहे किस प्रकार से गागर में सागर भरने वाली बात, जो सतसई के दोहे हैं, देखन में छूटे लगे घाव करे गंभीर, है ना। तो ये वहां से होते हुए हिंदी की जो यात्रा रही, हर काल में हम अगर विश्लेषण करते हैं हिंदी के विकास की यात्रा का, तो हम पाते हैं कि हर परिस्थिति में हिंदी साहित्य में ऐसे कवि, ऐसे लेखक, ऐसे उपन्यासकार, ऐसे कथाकार, ऐसे वार्ताकार हुए हैं जिन्होंने की भारतीय सभ्यता के मूल्यों को पिरोया है। और एक ऐसा सुखद संयोग हमें देखने में मिला है कि जब जब देश की सभ्यता संस्कृति पर आघात पहुंचाने की कोशिश की है, तो हिंदी भाषा के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इन हिंदी के योद्धाओं ने अपनी तरफ से युद्ध लड़ा है और समाज को आंदोलित किया, उद्वेलित किया है। भक्ति काल में जबकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा एक
नैतिक मनोबल खत्म हो रहा था। तो भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं आप देखेंगे, चाहे कबीर को देखेंगे, चाहे रसखान को देखेंगे, चाहे रहीम को देखेंगे, उससे पहले गुरु नानक देव जी को देखेंगे, और फिर बाद में मलिक मोहम्मद जयसी जो रहस्यवादी कवि हुए हैं, और फिर सूरदास जी और तुलसीदास से मैंने बात शुरू की थी रामचरितमानस की। तो तुलसीदास जी ने जो राम का चरित्र चुना और उस चरित्र को लेकर के जो कालजयी ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ की वजह से चाहे मॉरिशस है, चाहे सूरीनाम है, और मैं तो नीदरलैंड गया था तो वहां भी मैंने देखा, अमेरिका गया था, अमेरिका में भी बहुत एक रामायण का सम्मेलन हुआ, और फिर हमारे वहां पर एक नेवल अग्निहोत्री जी थे, अब नहीं रहे वो, उत्तर अमेरिका की रामायण संस्थान उन्होंने स्थापित किया और सबको संगठित करके रामायण पे सेमिनार करते थे। और उनके घर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि डिफेंस अटैचे कर्नल गुसाई थे, वो भी आए थे, और वहां फिर होली का जो गीत गाया गया कि होली खेले अवध में रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, है ना। ऐसे ही जो है मुझे ये चीज सुनने को मिली नीदरलैंड में। वहां मैं संयोगवश होली के समय गया हुआ था और होली वहां मना रहे थे, और वहां भी ये बात मैंने सुनी। और फिर मैं सूरीनाम के जो अमेरिका नीदरलैंड में लोग हैं, कितने देशभक्त लोग हैं, तो उस देशभक्ति के पीछे हम जितने भी लोग हैं उसके पीछे हमारी भाषा एक बहुत बड़ा आधा है। तो हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता से जुड़े हुए हैं जिसको कि आगे बढ़ाने में हिंदी जैसी भाषा हमारा मार्गदर्शन करती है। तो जब भी हम इस प्रकार के सम्मेलन करें, विचार करें, तो ऐसी अपनी जो उदात्त संस्कृति है, उसके मूल्य हैं, उन मूल्यों की एक एक कड़ी को इनमें पिरोते रहें। और किस प्रकार से आप लोग विदेशों में जाकर के, जहाँ की हिंदी भाषी लोग बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि जैसे अब रामायण का जो इस प्रकार का सम्मेलन होता था, 2-3 सम्मेलन हुए, उसके बाद शायद वहां सक्रियता घट गई। आप लोग जहां जहां पर भी हैं वहां पर ऐसे कुछ अपने दार्शनिक ग्रंथों को लेकर के हिंदी भाषा के माध्यम से ऐसी योजना कुछ बनाएं कि जिसमें कि विश्व भर के, अब तो ये आवासीय माध्यम से भी कर सकते हैं, उसमें बहुत खर्चा करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे सम्मेलन, ऐसे सेमिनार करें जिसपे कि शोध परक हमारे साहित्य का आगे संवर्धन हो, और एक 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 समय में एक विषय पर ऐसे कुछ शोध परक विषय रखे जाए और 2 आयामों पर किया जाए। एक तो ये जो गंभीर शोध के विषय हैं, और दूसरा भाषा की जो व्यापकता है, भाषा के संवर्धन के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार से सरल हिंदी में जोड़ करके हिंदी के प्रति अभिरुचि पैदा करते हुए उन लोगों को अपने साथ जोड़े। और मैं ये देखता हूं कि विदेश में भी जो विदेशी लोग हैं वो भी भारतीय खान पान, भारतीय भाषा के प्रति आकर्षित होते हैं। मैं अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, ढाबा जिसके कह सकते हैं हम यहाँ के भारत की भाषा में, और मैंने उसमें देखा गंगा रेस्टोरेंट उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने भोजन करने के बाद बिल पेमेंट किया और फिर उनको पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो उत्तराखंड से हूँ, और मैं भी उत्तराखंड से हूँ। तो मैंने जब पूछा उनसे तो उनका नाम गंगा सिंह रावत था। अब देखिए ये गंगा जो है, गंगा नाम अपने आप में किस प्रकार से जोड़ देता है। तो ये सब जगह कैसे हम लोग हैं, और चाहे हमारा खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे आपसी संबंध हो, चाहे हमारे त्योहार हो, व्रत हो, रीति रिवाज हो, हम अपने बच्चों को उन संस्कारों तक कैसे ले जाए, उसका सशक्त माध्यम हमारी भाषा है। तो सबसे पहले अपनी भाषा का ज्ञान होना है। निज भाषा उन्नति है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा पूरी तरह से, प्रताप नारायण डिस्ट्रिक्ट का जो था, तो ये भाषा के प्रति अपनी संवेदनशीलता और अपनी आने वाली पीढ़ी तक उस भाषा को पहुंचाना, और भाषा के माध्यम से संस्कार, विचार और संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि जितना हम एक दूसरे को समझते हैं भाषा के माध्यम से और हिंदी के माध्यम से, उतना शायद किसी और विचार से नहीं समझ पाते। तो मैं इस कार्य के लिए आप लोगों की बहुत 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 बधाई आप लोगों को देता हूं और प्रशंसा करता हूं कि आप लोग हिंदी के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी यहाँ एनसीईआरटी में जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद यहाँ पर हिंदी माध्यम से बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं के लिए संवर्धन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और तमाम जो भारतीय भाषाएं हैं
उसको किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम में हम जोड़ सकें। अभी हमने हिंदी जो अपने पुस्तकें हैं, भाषा की पुस्तकें हैं, सभी भाषाओं की पुस्तकें, उनके नाम हमने हिंदी भाषा के नाम पे रखे हैं और अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए उन नामों को हमने रखा है। और राग और संगीत जो वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों के रागों के नाम पे हमने अपनी पुस्तकों का नाम दिया है। भले ही कुछ लोग इस पर विवाद पैदा कर रहे हैं, पर हम मजबूती के साथ इन नामों के साथ हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये नाम केवल नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे पहचान और अस्तित्व का प्रतीक है। तो किसी भी स्थिति में हम अगर आपस में जुड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपका प्रयास है, आप सिंगापुर में हैं, मैं सिंगापुर भी गया था, और जो नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी थी, 1 महीने का किसी कार्यक्रम में 2019 में वहां गया था, और वहां पर भी मैंने देखा कि हिंदी के प्रति लोगों में प्रेम। तो विश्व भर में जहां जहां हम हिंदी प्रेमी लोग हैं, इस प्रकार से अपने को जोड़ सकते हैं और अपनी इस परंपरा को, भाषा के ज्ञान को आगे की पीढ़ियों तक दे सकते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने विमर्श को इस प्रकार से आगे बढ़ाएं, क्योंकि भाषा, केवल मैंने बताया कि भाषा के माध्यम से हम संस्कार, संवेदनशीलता और अपना जो साहित्य है उसको आगे बढ़ाएं, तो ये अति उत्कृष्ट होगा। और उससे हमें केवल भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमारी जो संवेदना है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो विचार है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो मान्यता हैं, वो सब जो है भाषा के माध्यम से हम उनको पुष्ट कर सकते हैं। तो चाहे कविता लिखें, चाहे कहानी लिखें, चाहे कथा, हम किसी प्रकार का उपन्यास लिखें, उसका मूल बिंदु होना चाहिए समाज आधारित, सभ्यता आधारित, संस्कार आधारित और मुख्य रूप से भारत आधारित। तो हम इस कामना के साथ में और इस विश्वास के साथ कि हम आगे इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोग करेंगे और हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं एक दो लोगों के विचार जरूर सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप लोग हिंदी के लिए और हिंदी में काम करते हैं और किस प्रकार से उसको आगे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इस बात को जरूर 10-15 मिनट में अभी आप लोगों के साथ जुड़ा रह सकता हूँ, क्योंकि 7:30 बजे से मुझे दूसरी बैठक की तैयारी करनी है। तो मैं 7:15 तक आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ, तो मुझे इस बात का कोई भान नहीं है कि आप किस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो मैं एक झलक आप लोगों के माध्यम से देखना चाहूंगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय के इस हिंदी भाषा एवं उसकी संस्कृति पर इतने ज्ञानवर्धक व प्रभावी वक्तव्य के लिए हम आपके हार्दिक धन्यवादी हैं। आइए हम पुनः प्रतिभागी छात्रों को सुनते हैं। तो आज हम बुलाना चाहते हैं क्रियांश कुणाल जी को, जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है क्रियांश कुणाल जी। नमस्ते, मेरा नाम क्रियांश कुणाल है। मैं सिंगापुर के रैफल्स इंस्टीट्यूशन माध्यमिक पाठशाला में अध्ययन करता हूँ। मैं प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर अब तक निरंतर हिंदी पढ़ रहा हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा भी है, इसलिए यह भाषा मुझे अत्यंत प्रिय है। सिंगापुर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ हर भाषा का आदर होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। यही विशेषता सिंगापुर को अन्य देशों से अलग बनाती है। यहाँ हिंदी शिक्षण का स्तर बहुत अच्छा है। हिंदी की कई योग्य अध्यापिकाएं हैं जिन्हें MOE द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। हमें हिंदी बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने चारों कौशलों के माध्यम से सिखाई जाती है। माध्यमिक कक्षाओं में हमें पत्र लेखन, जीवन यात्रा, यात्रा वर्णन जैसे निबंधों को लिखना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त चित्र वर्णन, संधि विच्छेद,
मुहावरे और कहानी लेखन भी पढ़ाया जाता है। कुछ मुहावरे मुझे भी प्रिय है, जैसे घोड़े बेचकर सोना तथा अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जब मैं प्राइमरी 5 में था, तब हमारी प्रिय अध्यापिका अनुसुईया जी ने इन दोनों मुहावरों से जुड़ी रोचक कहानियां सुनाई थी। यदि कभी अवसर मिला तो मैं आप सबको भी वे कहानियां अवश्य सुनाऊंगा। अध्यापिका अनुसुईया जी ने हमें प्रकृति और वृक्षों के महत्व पर आधारित एक प्रोजेक्ट कार्य भी कराया था, जिसमें हमने पेड़ों के साथ साथ पृथ्वी के महत्व को भी समझा। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि यह सारा ब्रह्मांड, यह धरती अनमोल है और इनकी रक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। अब मैं अपनी प्रिय अध्यापिका अनुसुईया जी द्वारा लिखी गई एक कविता की 4 पंक्तियां सुनाकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। प्रिय हिंदी मातृभाषा हो तुम मेरी, माँ भारती की जान हो, सम्मान बढ़ता रहे तुम्हारा, भारतवर्ष की आन बान शान हो। धन्यवाद। सिंगापुर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रियांश कुणाल जी को हार्दिक धन्यवाद। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं इमरान खान जोगना जी, जो नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। आप गीतों के माध्यम से हिंदी सीख रहे हैं। आपका स्वागत है इमरान खान जोगना जी। आवाज आ रही है? जी जी। जी। अच्छा, नमस्ते, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी का। सबसे पहले मेरा नाम इमरान खान है और वर्तमान में भारत में हूँ। और एक संस्थान है केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो उत्तर प्रदेश में है, और उधर मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं नाइजीरियन वासी हूँ। लेकिन फिलहाल मैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाई करता हूँ। लेकिन अभी मेरे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि 3 चीजों हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तख्ता मधुरी, उन्होंने मुझको ये मौका दिया, और देखकर सुनकर बहुत बहुत खुशी हुई है और खुशी में रहो। और इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका तख्ता मधुरी। मधुरी एक औरत है जो मॉरिशस से है, और पिछले साल में एक बड़ी कार्यक्रम मनाया हुआ था, और उस कार्यक्रम जिसका नाम है विश्वारंग। विश्वारंग कार्यक्रम मैंने देखा कि अनेक अनेक लोग अलग अलग देश और मॉरिशस में और उपस्थित हुए हैं, मतलब शामिल हुए हैं उस कार्यक्रम। लेकिन अभी मैं कलाकार हूँ और बॉलीवुड की बारे में, और नाइजीरियन में यहाँ आने से पहले मैं 2 रेडियो स्टेशन में ब्रॉडकास्टिंग इंडियन प्रोग्राम, मतलब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बारे में मैं प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को 2 गाना सुनाएंगे, और मेरी खूबसूरत मुझसे आप लोगों को सुनाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को तैयार रहिए और इस गाना को सुन लीजिए। लेकिन सबसे पहले ये गाना वैष्णव भजन, तो जैसे आप सभी को जानती है कि ये गाना महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन है, जो मैं आप लोगों को अभी गाऊंगा, और लता मंगेशकर वही है गायिका इस गाना में। लेकिन ये गाना कहता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पैर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोई, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पैर पराई जाने रे। और ये गाना दूसरा है, और इंडियन आर्मी की बारे में है। मैं आप लोगों को गाऊंगा अभी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लरे वो, जब तक थी सांस लरे वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीत पे दर कर माता, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और एक्चुअली कभी कभी अगर जब मैं इस गाना सुन रहा था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये गाना देश के बारे में है, आर्मी के बारे में है। और एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा इस दो गाना सुनकर। और मैं नाइजेरियन दोस्ताना एसोसिएशन का मेंबर हूँ। अभी मेरा गुरुजी, मेरा अध्यापक अभी वो उपस्थित हुए हैं, जैसे मैंने भी उपस्थित हुए इस वाला मंच पर। उसका नाम है अव्वल यूसुफ अलीयू। और अगर मौका मिला वो भी कुछ कहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुशी में रहो और जीती में रहो आप सभी को। जय हिंद और जय मॉरिशस कंट्री। धन्यवाद आप सभी का। हिंदी में इतने सुंदर गीत तथा अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए नाइजीरिया से इमरान खान जोगना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अगली धन्यवाद आपका। प्रस्तुति अगली प्रस्तुति नीरा नारायणन जी द्वारा होगी, जो मलेशिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप जून 2024 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कोलालमपुर में बेसिक हिंदी सीख रही हैं। आपका स्वागत है नीरा नारायणन जी। नीरा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, अभी म्यूट पर है। आवाज नहीं आ रही है। मैम इनका माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है। आप माइक्रोफोन आपका कनेक्ट कर दें तब तक। नीरज जी, आप अलियू यूसुफ जी को बुला दें जब तक कि नीरा जी अपना ठीक करती है। मैं नीरा जी को बोलती हूँ अभी, माधुरी जी। जी। एक सुझाव ये भी है कि आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा जुड़ें तो शायद वो ठीक हो जाएगा। तो तब तक हम दूसरे वक्ता को भी सुन जी जी सकते हैं। जी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम वक्तव्य के लिए अनुसुईया साहू जी को आमंत्रित करते हैं, जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप पिछले 1 दशक से हिंदी सोसाइटी संस्था में अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 2024 में प्रकाशित आपकी प्रथम काव्य संग्रह फकीरा ने पाठकों के बीच विशेष स्थान बनाया और भरपूर सराहना प्राप्त की। हाल ही में आपको ईआरएम सिंगापुर द्वारा मिसेज रेजिलेंस 2024 के खिताब से सम्मानित किया गया है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है अनुसुईया साहू जी। नमस्ते। यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमस्ते। मेरा नाम अनुसुईया साहू है। वर्तमान में मैं सिंगापुर में निवासरत हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद स्थित एक सुंदर ग्राम बघारी में हुआ। हमारा परिवार अत्यंत विशाल, सुसंस्कृत एवं संयुक्त स्वरूप का है। मेरे पिताजी परिवार के सबसे जेठ पुत्र थे और मैं उनकी प्रथम संतान। और वो भी बहुत ही अच्छे कदकाठी के थे। शायद उन्हीं की वजह से मुझे ये जो ईआरएम का बताया गया कि मिला है, तो उन्हीं के रूप सौंदर्य से मुझे यह प्राप्त हुआ। तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हिंदी भाषा के बारे में बात करने के लिए। तो हिंदी भाषा, संस्कृति, परिवेश और रहन सहन का संस्कार मैंने अपनी उसी संयुक्त परिवार से अर्जित किया है, क्योंकि हमारे पिताजी 6 भाई थे और वो सब एक साथ रहते थे, दादा दादी, चाचा चाची। तो जिस वजह से जो संयुक्त परिवार था और हिंदी मातृभाषा थी, तो संस्कृति हो, चाहे परिवेश और पोशाक हो, रहन सहन हो, खान पीन हो, सब कुछ हमने वहां से सीखा। स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मुझे सनातन हिंदू धर्म की समस्त परंपराओं, संस्कारों तथा रीति रिवाजों में सहभागी होने का अवसर मिला। हिंदी की कहावतें मैंने अपनी दादी माँ के मुख से सुनकर सीखी हैं। वहाँ के लोकगीत, जैसे विवाह प्रसंग पर गाया जाने वाला गीत या शादी ब्याह के गीत, दीपावली में गाए जाने वाले गीत, बच्चा जब पैदा होता है तब के गीत, ये सारे गीत, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि ये सारी चीजें हमारी हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं और इसी को हम संस्कृति कहते हैं, सभ्यता कहते हैं अपनी। ये सब हमने सुने हैं और बहुत सारे गीत गाए भी हैं। तो मैं गर्व से कहती हूँ कि आल्हा उदल, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों की गाथाएं और रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का श्रवण एवं दर्शन मैंने बचपन से इन सब चीजों की अमूल्य कहानियां, निधियां सुनी हैं। तो संयुक्त परिवार में रहने का अपना ही आनंद होता है। वहाँ सभी संबंध स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं और उन रिश्तों को निभाने की कला भी सहजता से विकसित होती है। भाषा का विकास मस्तिष्क में बचपन से सुनकर स्वाभाविक रूप से होने लगता है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जिस परिवेश में हम जन्म लेते हैं और जो भाषा हमें जन्मजात सिखाई जाती है, उसके संरक्षण और संवर्धन की नैतिक जिम्मेदारी हम सब की होती है, क्योंकि भगवान हमसे नहीं पूछता है कि तुम्हें कहाँ पैदा करना है, लेकिन जब हम वहाँ पैदा हो जाते हैं और जन्मजात जो भाषा सिखाई जाती है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है कि वह भाषा कम से कम हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपें। यदि हम अपनी मातृभाषा को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा सकते, तो यह हमारी पैदाइशी जिम्मेदारियों के प्रति विफलता मानी जाएगी। जीवन की आपाधापी में यदि हम अपने मूल्य को ही पीछे छोड़ दें, तो वह समझदारी नहीं, अपनों के साथ विश्वासघात कहलाएगा। चाहे माता पिता हो या मातृभाषा, अपने मूल को साथ रखें, ऐसा मेरा विचार है। यदि दूसरों को अपनाना हो तो जरूर अपनाएं, परंतु अपने को नकारना वंचना होगी। तो अगर हम हिंदी भाषी घर में पैदा हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भाषा को लेकर चलें और देश विदेश जहां पर भी रहें, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करें। यह नियम केवल भाषा तक सीमित नहीं है, अपितु संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा और लोक परंपराओं पर भी लागू होता है। उन्हें बदलिए नहीं, बल्कि आत्मसात कर आगे बढ़ाइए। हिंदी भारतवर्ष में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, परंतु यदि आज की पीढ़ी को हम हिंदी में उचित अभिव्यक्ति देना नहीं सिखा पाए, तो यह भ्रम न पालिए कि वे कभी गजल, गीत, दोहे या छंद पढ़ पाएंगे। यदि हिंदी सिनेमा में शुद्ध और सारगर्भित भाषा का प्रयोग नहीं होगा, तो हम स्वयं ही हिंदी की प्रतिष्ठा को कम कर रहे होंगे। आजकल हम सीरीज देखते हैं या फिल्में जो देखते हैं, उसमें भद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी हिंदी की जो योग्यता है उसे कम आंकी जाती है। यह एक बहुत ही गलत बात है। यदि आप किसी कहानी की रचना कर रहे हैं, तो उसकी आत्मा को जीवित रखिए। केवल व्यूज बढ़ाने की चाह में अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों? यह एक सवाल है जो कि मैं सारे जो कहानी लिखते हैं, जो मूवीज बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड से करना चाहूंगी। एक उत्तम कहानी और श्रेष्ठ अभिनय स्वतः ही दर्शकों को आकर्षित कर लेता है। जैसा कि कहा गया है, स्वादिष्ट भोजन को भक्षक स्वयं मिल जाते हैं, खाने वाले स्वयं मिल जाते हैं। तो जो अगर अच्छा कंटेंट है तो देखने वाले भी मिल ही जाएंगे। फिर उसमें अभद्र भाषा या अभद्र सीन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आज हिंदी सिखाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम शिक्षक नहीं, बल्कि मीडिया बन चुका है। इसलिए मीडिया पर भाषा की गरिमा बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
बच्चे वही लिखना चाहते हैं जो वो देखते और सुनते हैं। इसलिए अब दृश्यात्मक गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है। हम शिक्षक व्याकरण, वर्तनी और वाक्य संरचना तो सिखा सकते हैं, परंतु रचनात्मक प्रेरणा बच्चों को वहीं से मिलती है जहां से वो प्रभावित होते हैं। हिंदी सीखने से लेकर साहित्य की रचना तक की मेरी यात्रा अत्यंत विशिष्ट रही है। साहित्य समाज का दर्पण है। इस दर्पण को इतना स्वच्छ और पारदर्शी बनाना चाहिए कि उसमें कोई धुंध या मलिनता न रह जाए। मैं उन सभी लेखकों और कवियों को हृदय से नमन करती हूँ जिन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा में स्वयं को समर्पित किया, जिन्होंने भाषा के पन्नों पर जमी धूल को अपनी लेखनी से हटाया और ऐसी रचनाएं की जिनमें हम जीवन के मार्गों को समझने और अपनाने लगे। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी या कफन जैसी कहानियां मेरे अंतर्मन को गहराई से स्पर्श करती। कफन का वह यथार्थवादी चित्रण कि एक जीवित व्यक्ति की नग्नता समाज सह सकता है किंतु मृत देह की नहीं, मन में आज भी गूंजता है। यह संवेदनात्मक सत्य यदि उस समय लागू था तो आज की पीढ़ी द्वारा अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कारों का परित्याग निश्चित ही उस संवेदना की मृत्यु होगी। और फिर वह दिन भी दूर नहीं जब समाज मृत देह की नग्नता को भी स्वाभाविक रूप से मानने लगेगा और देखने लगेगा। समाज के इस दर्पण को फिर से विचारों से अवलोकित करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड में सभी भाव विद्यमान हैं, बस उन्हें लेखनी के माध्यम से शब्दों में ढालने का कौशल अर्जित करना होता है। और यदि आपने यह कौशल प्राप्त कर लिया है तो अब उसे औरों तक पहुंचाना भी हमारा उत्तरदायित्व है। हमें उन विचारों को पुस्तकों में पिरोकर पुस्तकालयों की शोभा बनाना है और अपनी संतानों को वह ज्ञान देना है जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखे। हमें हिंदी को केवल भाषा नहीं, एक जीवन शैली के रूप में स्थापित करना है। अंत में मेरी स्वरचित कविता जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हिम से निकली गंगा जैसी तुम जुबां से बहती हो, माँ की लोरी पिता का प्यार, हृदय में बैठा मन का गुबार, सब शब्दों से कहती हो। शब्द से जागूं शब्द से सोऊं, शब्द से जागूं शब्द से सोऊं, शब्द लिखूं शब्दों पर खोऊं। भारत के हर क्षेत्र में शब्दों से रची कहानी है। रामायण भगवत गीता शब्दों से लिखी आध्यात्मिक वाणी है। हिंदुस्तान के रूप में तुम हो, भारत के हर अंग में तुम हो। संस्कृति के सूत्रों में बंधकर ब्रह्मांड का आरंभ की, ये हिंदी के बारे में बात हो रही है। संस्कृति के सूत्रों में बंधकर ब्रह्मांड का आरंभ किया, 7 शरीरों के अक्षर से सूक्ष्म तन निर्माण किया। अगर आप देखें तो सूक्ष्म तन के जो 7 अक्षर होते हैं वो भी हिंदी के ही होते हैं। 7 सुरों की माला से सरगम का आविष्कार किया। माता संस्कृति की जाई, उर्दू तुम्हारी बहना है। अलंकार से शब्द ही वाक्यों के श्रृंगार का गहना है। गुरुओं ने लेख लिखे उल्लेख लिखे, गुरुओं ने लेख लिखे श्लोक लिखे उल्लेख लिखे। पिया समंदर कविताओं ने डुबकी दोहों ने लगाई है। संदर्भ का अर्थ लिख लिख कर प्रसंगों की स्पष्टीकरण समझ में आई है। सुबह की ओश सी तुम ताजा हो, हिंदी सुबह की ओश सी तुम ताजा हो, सुनहरी धूप सी तुम सुंदरी वाली, मेरे मुंह पहुंचने वाली रोटी का निवाला हो। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सिंगापुर में और इसी मैं कह रही हूँ कि मेरे मुंह तक पहुंचने वाली तुम रोटी का निवाला हो। तुम कर्मवती हो, रागवती हो, साजो श्रृंगार की धनवती हो। कई बेटियों को परदेश में तुमने संभाला है। यहाँ पर ऐसी करीबन 500 से अधिक शिक्षिकाएं हैं
जो हिंदी पढ़ाती हैं। तो कई बेटियों को परदेश में तुमने संभाला है, व्याकरण तुम्हारा गहना है, अलंकार और समास का टीका बनाकर तुमने पहना है। तुम मेरा परिवार हो, तुम ही मेरी बहना, इससे ज्यादा क्या कहूं। हिंदी तुम सर्वोत्तम हो, तुम्हारी ख्याति और कीर्ति पताका विश्व में लहराए। यही मुझे कहना है, बस यही मुझे कहना है। धन्यवाद। हिंदी भाषा पर इतने ज्ञानवर्धक व सूचनापरक वक्तव्य के लिए सिंगापुर से अनुसुईया साहू जी को बहुत बहुत आभार। आइए अब हम एक बार पुनः नीरा नारायणन जी को आमंत्रित करते हैं, जो मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरा नारायणन जी। आवाज नहीं आ रही है अभी भी। ओहो। मैम इनका माइक तो ऑन है, लेकिन शायद वो काम नहीं कर रहा। माइक तो ऑन है नीरा जी का। माइक के साइड में एक आइकॉन है, उसमें जाइए और वहां पे जाकर देखिए कुछ ऑप्शन दिए होंगे, वो टिक टिक हटा दीजिए, आवाज स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर ऑप्शन होगा सिलेक्ट माइक्रोफोन का। अभी बीच में नीरा जी। तो भार्गव सर कुछ बता सकेंगे? सर आप म्यूट हैं। सर, सर आप, हाँ हाँ म्यूट नहीं, है मैं सर। म्यूट पे था। नहीं, एक तो ये कर सकते हैं कि वो यहाँ से हटें, मतलब लॉग ऑफ करें और दोबारा जुड़ें। एक तो वो हो सकता है, और दूसरा तो वही है कि माइक्रोफोन का जो एक वॉल्यूम का बटन हो सकता है, या माइक्रोफोन अगर ऑफ है और या क्या माइक्रोफोन जुड़ा नहीं है किसी कारण से। मीरा मैम मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हाँ, मोबाइल से कर माइक्रोफोन सकते हैं। बटन। राइट राइट राइट। तो जी, तो नीरज जी फिर हम सुनते हैं अलियू यूसुफ जी को तब तक। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं अव्वल यूसुफ अलियू जी को, जो नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्ताना एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आपने 2015 से नाइजीरिया में हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप हौसा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, चीनी तथा इतालवी भाषाओं में दक्ष हैं। इसके अलावा आपने भारत के प्रधानमंत्री तथा नाइजीरिया के राष्ट्रपति जैसे गण्यमान्य व्यक्तियों के लिए दुभाषिया के रूप में कार्य किया है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है अव्वल यूसुफ अलियू जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ, और नमस्कार और प्रणाम डॉक्टर मधुरी जी, डॉक्टर शुभंकर मिश्रा जी निकले हैं, उनकी बात सुनी थी, और डॉक्टर राम शंकर जी, नीरा नयन, यामिनी जोशी, अनुसुईया साहू, और मेरे भाई, प्यारा भाई जो सिंगापुर से है, यांश कुणाल। आपकी प्रेजेंटेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक्चुअली मैं नाइजीरिया में एक छोटा सा नगर में रहता हूँ, मतलब छोटे से नगर में रहता हूँ, जिसका नाम है कानो। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है। आज का विषय
यह है कि हिंदी में अभिव्यक्ति। हाँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है आप सभी के सामने ऐसी अपनी शुद्ध हिंदी में अपनी बात रखी। लेकिन हम कोशिश करेंगे जो अपने मन ही मन में इसको उगलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इस विषय के साथ साथ एक और विषय जोड़ना चाहता हूँ, वही है मैंने अपनी हिंदी इसी प्रकार से सीखी या इसी पर चर्चा करना चाहता हूँ, अगर मेरे लिए अनुमति है। जी, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी, आप में से ऐसे सवाल प्रश्न होते होंगे, तो अच्छा होगा कि प्रश्न उठाने के पहले मैं उत्तर दूं। 2005 मैंने हिंदी भाषा सीखना शुरू किया था। तब मैं 16-17 का साल था, मतलब 16-17 की उम्र में था। मैं उस समय SST में पढ़ाई कर रहा था। क्या हुआ, उसके पहले मैं बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता था, बल्कि जो मेरे रास्ते में पड़े तो उन्हीं को देखता था। पड़ोसी घर में कभी कभी जाते थे, वहां जाके हम देखते हैं कि लोग बॉलीवुड मूवीज देखते हैं। तो मेरी फंतासी थी कि जो भी मूवी में जानवर, मतलब जानवर एनिमल्स जैसे काम करते हैं, मतलब आदमी जैसा काम करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मर्द मूवी में जो अमिताभ बच्चन की मूवी थी, उस मूवी मैंने देखी थी, और उसके गोरे भी आदमी जैसा कुछ ऐसे हरकतें करते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके साथ साथ भी करण अर्जुन उसमें भी गोरे थे, ऐसा था। तो मुझे बहुत पसंद आते थे, इन्हीं मूवी मैंने देखे थे। लेकिन बॉलीवुड मूवीज फिर भी उस समय तक ध्यान नहीं दिया। 2005 में एक सिनेमा घर गया, वहां जाके एक भावुक मूवी देखी थी। उस मूवी का नाम जानवर, अक्षय कुमार जी की 1999 में रिलीज हुई थी। उनके निर्देशक, उत्पादक का नाम याद नहीं आए सही, लेकिन उस मूवी को देखने के बाद मुझे हिंदी सीखने की रुचि हुई मुझ में। क्या हुआ, उस मूवी में अच्छा, बहुत अच्छा पाठ था, क्योंकि अक्षय कुमार जी के बचपन में जैसे माँ बाप के मतलब क्या क्या बताऊंगा, वर्ताव जो मिलता है, जो माँ बाप की तरफ से जो पालन होता है, उनको नहीं मिला। तो क्या हुआ, शायद, मतलब शायद आप सभी ने उस मूवी देखे, है ना। तो उसके बाद मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया, फिर उनसे पूछ लिया कि मैं एक कैसेट चाहता हूँ, इस गाने को भी सहित करे, जिसकी बोली ऐसे बोलती है, जिसको ना देखूं तो जी घबराता है,
देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तो इन्हीं के साथ साथ भी उन्होंने कई बॉलीवुड गाने लगाए। तो 3 महीने हुए हैं सुनते सुनते। फिर भविष्य में लिखा है कि मैं जरूर हिंदी सीखना शुरू करूंगा। एक दिन गुरुवार दिन में था, स्कूल गया था। फिर वहां जाके मैंने एक छोटी सी पुस्तक अपनी दोस्त के हाथ में नजर आई। तो क्या हुआ, तब मैं मशहूर हो गया था बॉलीवुड गानों से सुनने के वजह से। शिफला अमीनू मेरे दोस्त थे, वो उस किताब को लेकर मेरे पास आए। फिर बता दिया ये एक छोटी सी किताब है, आप जरा देख लीजिए। देखकर मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि उस किताब के फर्स्ट में मैंने ऐसा मतलब ऐसे शब्द देखे थे जो जिनको मैं हमेशा उन गानों से सुनता था। तो आ, वो शब्द अच्छी तरह मेरे दिमाग पर बीते हुए हैं। और क्या करना है, उनके जो अनुवाद है मेरी मातृभाषा में लिखी हुई थी, हौसा। तो उसी के साथ साथ मैंने देखा 10 मिनट 15 मिनट में मैंने 30 लगभग शब्दों को मेरे दिमाग पर बिताए हुए हैं। तो मेरे लिए आसान हो गया। तब मैंने शिफला मीनू से ये पूछा कि इस पुस्तक को उधार लेना चाहता हूँ। फिर उन्होंने अनुमति दी है, ले लिया। वो तो गुरुवार दिन था। लेने के बाद मैं ऐसा सोच रहा था कि शुक्रवार दिन में वापस आऊंगा। तो फिर माँ बाप ने मुझे स्कूल भेज दिया। फिर मैं स्कूल नहीं आया, एक जगह कास करके बैठा। फिर उस किताब को कॉपी करने लगा, अपने हाथ से उस किताब की प्रतिलिपि बनाई थी। फिर मेरी कॉपी बन गई। मंडे यानी सोमवार दिन में उस किताब को आ, मतलब वापस देने के लिए लेकर शुक्ला मीर के पास गया। फिर उसको दे दिया वो स्कूल में। तो उसी के साथ साथ 3 साल हुए। 3 साल में मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की थी, बहुत प्रयत्न की थी कि ऐसा हिंदी सीखने के लिए। और मतलब आज तक मुझे देवनागरी राइटिंग सिस्टम में देवनागरी में लिख सकता हूँ कुछ, मतलब बहुत कुछ ऐसे कर पाता हूँ। तो उसी के साथ साथ मैं आ, मेरी जन्म के पहले भी यहाँ का नो एक मतलब परंपरा था। यहाँ के लोग बॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद करते हैं। बड़े होते होते मैंने भी सुना है रेडियो स्टेशन में, टीवी स्टेशन में बॉलीवुड गाना सुनाते हैं, बॉलीवुड मूवीज दिखाते हैं। बॉलीवुड गाने और मूवीज हर घर में मशहूर हो गया, प्रचलित हो गया। हर घर में, कानो स्टेट में, जिगावा में, मतलब हमारे नाइजीरिया के उत्तर तरफ, मतलब नाइजीरिया के उत्तर में हर घर में बॉलीवुड मूवीज प्रचलित हुई है। तो कुछ भी दल है, जैसे बॉलीवुड फैंस ऑफ नाइजीरिया, kaduna में कुछ ऐसे ऐसे दल है जहाँ यूथ इकट्ठा होकर बॉलीवुड गाने पर डांस करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सब मनोरंजन है, कुछ लाना पड़ेगा, वो भी 2012-2013 में, जो महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। तो मैंने बड़ी कोशिश की है। सबसे पहले हम हिस्ट्री अंकल सबीर हो गए। फिर हमने रजिस्टर किया है
गवर्नमेंट के साथ। तो रजिस्टर करने के बाद अपने दल को दोस्ताना एसोसिएशन कानो नाइजीरिया का नाम लगाया है। फिर रेडियो स्टेशन गए, साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए हमने मतलब रिक्वेस्ट भेजा है। फिर उन्होंने अनुमति दिया कि हम आ सकते हैं करने के लिए। 1 घंटे का प्रोग्राम है। तो उसी के जरिए से हमने बहुत ऐसा मतलब बहुत बड़ा श्रोतागण पहुंच पा सके। कुछ लोग हमारे फेसबुक के जरिए से हमसे संपर्क करते हैं, कुछ लोग रेडियो के जरिए से जो हम मतलब नंबर्स देते हैं, कांटेक्ट देते हैं, उसके जरिए से हमसे मिल जाते हैं। तो हमने हिंदी कक्षा खोली। जिन लोगों को हमने हिंदी पढ़ाई 2015 से लेकर आज तक मुझसे भी अच्छी हिंदी बोल पाते हैं और दोस्ताना के साथ सहायता मिलती है भारतीय उच्चायोग की तरफ से। वो हमें हिंदी किताब देते हैं, कुछ किताब साहित्यिक की किताब पुस्तक है, और कुछ मतलब देवनागरी लिपि बढ़ावा देने के लिए, इधर मतलब लोगों को सिखाने के लिए, ऐसे कुछ क्षुद्र कहानियां के लिए, कुछ ऐसे मतलब जो बेसिक होते हैं। तो ऐसी बात है। और उसके साथ साथ भी हाई कमीशन ने हमें ये मौका दिया है कि जो छात्र छात्राएं कोशिश करते हैं अपनी कक्षाओं से, उनको भेज मतलब स्कॉलरशिप के लिए वो केंद्रीय हिंदी संस्थान जाते हैं। उसी के जरिए से इब्राहिम याकूब उमर यानी इमरान खान जोगना, जिन्होंने अभी अपनी बात रखी थी, उसी के जरिए से ये भी आ पाए। और नाइजीरिया में ओसी स्कूल का मतलब नाइजीरिया से ओसी संस्थान का सबसे छात्र मैं था। तो यही बात हुई है एक्चुअली। तो हम एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज करते हैं हमारे दोस्ताना एसोसिएशन के ताकि हम थोड़ा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। मैंने अपना बहुत समय लिया है, इधर रुकना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके देने के लिए डॉक्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हिंदी फिल्मों तथा हिंदी भाषा पर आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं यामिनी जोशी जी को, जो मलेशिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कोलालमपुर में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में आपको 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में आप इस केंद्र के अतिरिक्त एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में हिंदी अध्यापन कार्य कर रही हैं। आपके शिक्षण का उद्देश्य न केवल भाषा का शिक्षण है, बल्कि छात्रों में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी समझ और सम्मान विकसित करना है। आपका स्वागत है यामिनी जोशी जी। धन्यवाद सोमदत्त जी। मंच पर आसीन सभी गणमान्य जन, विश्व, मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ जी। माधुरी जी, अनूप जी, अनुसैया जी, उपासना जी, इमरान जी एवं अन्य सभी छात्रगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माधुरी जी को कि मैं आपसे पिछले साल मिली थी सिंगापुर में, एक ही बार मिले, और उसके बाद में आपने मुझे इस चीज के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज जो जैसा कि है कि अभिव्यक्ति, हिंदी में अभिव्यक्ति, तो उसके अंतर्गत मैं आपको जो मेरी एक यात्रा है, NSCBICC, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर, जो यहाँ पर है मलेशिया में, उसमें मैं पिछले जून 2024 से हिंदी पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मलेशिया में मैं पिछले 2010 से हिंदी सिखा रही हूँ यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में, परंतु मैं आज आपके साथ में मेरी जो ये यात्रा है इंडियन कल्चरल सेंटर के साथ में, मैं आज उसके थोड़े अनुभव साझा करूंगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो नीरा जी मेरी आज छात्र यहाँ पे हैं, मैं सबसे पहले तो उन्हें भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज सुबह ही इनके पति, हेलो, आज सुबह ही इनके पतिदेव को हार्ट अटैक आया एंड पूरा दिन ये आज हॉस्पिटल में थी। और मैंने इनसे पूछा कि क्या आप कर पाएंगी, तो बोले नहीं, मैं करूंगी, मैंने तैयारी की है एंड मैं आऊंगी जरूर। तो उसके लिए मैं नीरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो 2024 में जब ये शुरू हुआ हिंदी का कार्यक्रम, तो पहले तो यहाँ पर आमंत्रित किया गया यहाँ पे कि कितने बच्चे आप आ सकते हैं, तो काफी सारे बच्चों ने रजिस्टर किया। पर जैसे जैसे धीरे धीरे हुआ कि टाइम, समय सबका कि इस समय पे हम नहीं आ सकते, इस समय पे हम आ सकते हैं, तो वो जो जैसे कि 100 लोगों ने रजिस्टर किया था, तो उसमें से खाली 50 ही बच्चे बचे हम लोगों के यहाँ पे। फिर उनके साथ शुरू हुआ, फिर जैसे ही हिंदी सिखाना शुरू किया तो बोले तो लिपि ही दूसरी है, अंग्रेजी लिपि तो सबके लिए बहुत आसान है उसको समझना, तो हिंदी लिपि में सिखाना थोड़ा सा कठिन था, पर बच्चों ने उस चीज को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करी। और जैसे ही जब ये नया समूह आया तो मुझे लगा कि इनको कैसे सिखाया जाए, तो मैंने अपना ये सोचा कि इन्हें इस तरीके से हिंदी सिखाई जाए कि ये उसको आसानी से ग्रहण कर सके। तो उसके लिए मैंने अंग्रेजी का थोड़ा सा, अंग्रेजी को अब सहायक बनाया। तो जैसे हिंदी के स्वरों को सिखाने के लिए मैंने अंग्रेजी के जो स्वर, 5 स्वर, उनकी सहायता ली कि उससे बताया कि जैसे आप कैसे एक ही अंग्रेजी में एक ही अक्षर है, उसी की 2 आवाज करके, 2 आवाज में आप एक क्योंकि यहाँ पे जैसे कि तमिल लोग हैं ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग जैसे तमिल हैं, तो उन लोगों को उन तमिल में भी जैसे जो स्वर है, जैसे जब मैंने उन्हें पढ़ाया तो बताया कि अरे हमारे तमिल में भी ऐसे ही है, तो थोड़ा थोड़ा आसानी होने, थोड़ी थोड़ी आसानी होने लगी। जैसे हम लोग, जब मैंने व्यंजन उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने शुरू किया उन्हें व्यंजन पढ़ाना, तो जब मैंने जैसे ही बताया क ख ग घ ङ, तो वो बोले अरे हमारे तमिल में भी ऐसा ही है। तो वहां पर एक थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया उनको अक्षरों से परिचित कराने में, मगर फिर भी जो अक्षरों का अक्षरों की आवाज है, जो ध्वनि है, उसको सिखाने में थोड़ी थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि जो जैसे हमारे जो है ट ठ ड ढ ण, तो ये वाला जो वर्ग है, उस उसको सिखाने में काफी कठिनाई आई। मगर जब उनको उन्हीं से संबंधित कोई शब्द हैं, जब उनको बताए गए तो थोड़ा आसान हुआ। क्योंकि आप देखिए हर विद्यार्थी अलग होता है, स्कूली छात्र अलग होते हैं, और जो यहाँ पर छात्र थे ये सभी वयस्क हैं, तो थोड़ी आसानी भी रहती है, बट कभी कभी कठिनाई आ जाती है, क्योंकि वो लोग अपने तरीके से भी सोचते हैं। तो मैं विभिन्न जैसे काफी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे शब्दों को लेकर के, कभी किसी गाने को लेकर के, तो उनको उन अक्षरों को भी सिखाया। क्योंकि एक अध्यापिका होने के नाते हमारा लक्ष्य यही होता है कि उनकी भाषा की नींव मजबूत तरीके से बने, जिससे कि आगे चलकर उन्हें कोई कठिनाई ना हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अक्षर आए, फिर उनको रंगों के बारे में बताया कि रंग, भाई रंग हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। तो मैंने उन्हें रंगों के नाम बताए, तो जब उन्हें कई नाम तो सुन के उन्हें लगा अच्छा लाल, तो बोले लाल तो सरनेम होता है, तो ये लाल कलर कैसे होता है।
तो वहाँ वो भी चीज उन लोगों को लगा कि अच्छा ये लाल है। तो फिर जैसे जब कल रंगों के बारे में बताया तो उससे संबंधित कि कैसे उनको सिखाया जाए कि क्या है, तो सारे रंग दे दिए। फिर बाद में उनको पूछा कि अच्छा इसका रंग क्या है, इसका रंग क्या है। तो आसान था उन लोगों के लिए रंगों को सीखना, और सबसे आसान था उन लोगों के लिए दिनों के नाम सीखना। दिनों के नाम, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया काफी यहाँ पर तमिल भाषी लोग काफी है यहाँ पर। तो उनमें भी उनको जैसे ही सोमवार मंगलवार सिखाया मैंने, तो बोले अच्छा सोम मून, तो वो उसको वैसे उसको ऐसे समझ करके उन्होंने दिनों को दिनों के नाम हिंदी में सीखे। अच्छा शनि, हनुमान जी का दिन, तो मतलब शनि, शनि देव। तो ऐसे उन लोगों के लिए दिनों का नाम करना या दिनों के नाम याद करना उनके लिए बहुत आसान था। फिर संख्या, संख्याएं सिखाई, गिनती सिखाई जैसे कि, तो वो भी काफी 1 से लेके 20 तक तो याद करा। फिर एक गाने के माध्यम से, कोई एक कविता के माध्यम से उन्हें सिखाया। कक्षा में रोमांच तब आया जब उन्हें ये पता चला कि हिंदी में हर वस्तु का एक लिंग भेद होता है। अच्छा ये पुल्लिंग क्यों है, अच्छा ये स्त्रीलिंग क्यों है। दरवाजा खुली नहीं, खुली तो होता है, मैंने कहा दरवाजा खुली नहीं, दरवाजा खुला होता है। तो बोले ऐसे हम कैसे कर सकते। तो बच्चों को ये सबसे ज्यादा करता था कि हर चीज का कैसे एक लिंक हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज भी उनकी साफ हुई कि उन्हें कैसे लिंक को मतलब कि कैसे अग, कि कैसे एक मतलब वस्तु के लिए जैसे नाम है, तो नाम जो है वो पुल्लिंग रहेगा, मतलब कि वो बोले अच्छा मेरी नाम क्यों नहीं, मेरा नाम। तो काफी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब मैं अनूप सर से बात करी थी तो मैंने बताया कि मलेशिया जो है, मलेशिया में अगर विश्व का ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डायस्पोरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भारतीय समुदाय के काफी लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो जब वो लोग बात करते तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी हिंदी के कुछ कुछ अक्षर शब्द समझ आते हैं, मगर उनको सही तरीके से वाक्य में कैसे प्रयोग में लाया जाए उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। तो उनके लिए हाँ, उन्होंने दरवाजा शब्द सीख लिया है, बट उसको सही तरीके से कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसका कि दरवाजा खुली या कुर्सी गिर गया, ऐसे या ऐसे करके उनकी जो व्याकरण है तो उसको धीरे धीरे थोड़ा अभी सुध काफी बच्चे लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं उसको। फिर क्रिया, क्रिया शब्दों को जब सीखा तो क्रिया हमने सीखी कि कैसे आप कुछ भी, कि खाना पीना। तो हालांकि काफी शब्द जो थे उन्हें पहले से ही अवगत थे, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का, बॉलीवुड है, हमारे सीरियल हैं यहाँ पर, सीरियल भी दिखा आते हैं यहाँ के लोग तो उधर वहां से सुन सुन करके उन्होंने काफी शब्द सीखे हैं, मगर उन्हें वाक्य में कैसे करना है। फिर खाना पीना, खाना खाई, तो वो खाई खाया ऐसे सीखा। फिर कि क्रिया शब्द जैसे भाई ये हमारे भाषा की जान है, तो उन्हें खाना पीना खेलना, ये जो हमारे रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं जो हमें व्यक्त करते हैं, तो उन्हें हमने हाव भावों के माध्यम से मैंने सिखाया। कि जैसे क्लास जब हम कक्षा में लिख रहे हैं तो उन्हें मैं हमेशा कहती थी लिखो, फिर उन्हें समझ नहीं आता था लिखो क्या है, तो लिखो। फिर जब जब क्रिया शब्दों का उन्हें बोध कराया गया तो उन्हें तब पता चला अच्छा लिखो, या ऐसे करके। तो फिर उन्हीं से ही पूछना कि अच्छा अभी आप जो कार्य कर रहे हैं इसे अगर एक वाक्य में बताना है तो आप कैसे बताएंगे। तो छात्र बताते हैं मैं लिख रहा हूँ, या मैं पढ़ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, ऐसे करके। फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ के लोगों का यहाँ के लोगों को बहुत रुचि है, उनको लगता है हम हर थोड़े थोड़े दिनों में भारत जाते हैं, बिकॉज क्योंकि
यहाँ पर कई लोग जो है वो लोग थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी है, कोई चौथी पीढ़ी है कि जिन किन्हीं किन्हीं के परदादा यहाँ पर आ गए थे, तो वो लोग भारत जाना बहुत पसंद करते हैं। तो जब वो लोग वहां जाते हैं तो उन्हें पूछना है, किसी किसी से प्रश्न करना है, तो कैसे करें प्रश्न। तो सबसे पहले जब मैंने हिंदी कक्षा शुरू करी तो उन्होंने बोला हम लिखना पढ़ना बाद में सीखेंगे, हमें पहले बोलना सीखना है। तो अब बोलने के लिए कैसे सिखाया, जब तक आप हिंदी लिपि नहीं सीखेंगे तो कैसे सिखाएं। तो फिर उसके लिए मैंने रोमन लिपि की सहायता ली। तो उसके बाद में कई लोग अभी जब भारत जाके आए तो उन्हें काफी सहायक हुए वो प्रश्नवाचक शब्द जब मैंने उन्हें सिखाए। तो वहां जाके उन्होंने कोशिश करी वहां के स्थानीय लोगों से, भारत में स्थानीय लोगों से बात करने की। तो उन्हें काफी सहायक हुए वो प्रश्नवाचक शब्द। आसानी से उन्होंने अपने प्रश्न पूछे और उन्हें उन्हें उनके जवाब भी मिले। और जैसे जब हमारे यहाँ पे काफी वयस्क छात्र हैं तो उनके साथ क्योंकि सभी किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो व्यवसायों का हर व्यवसाय को उस व्यवसाय को हम क्या कहते हैं भाई, कारपेंटर है, कारपेंटर को कहते क्या है, बढ़ई कहते हैं। तो वो भी उनके लिए बहुत एक अच्छा था कि अच्छा ये तो नया शब्द है। तो वो भी उनके सुने। फिर सबने अपने अपने व्यवसाय, सब अपने अपने व्यवसाय को हिंदी में बताते हैं जैसे, तो फिर उन्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा जैसे मैं, तुम, आप, फिर जैसे यहाँ पर अ, इस जैसे हिंदी में प्रयोग, जैसे बुनियादी जो शब्द हैं, मैं, आप, तुम, था, थी, ये सब जो बहुत है तो बुनियादी शब्द, मगर इनका प्रयोग जो है वो थोड़ा कैसे करा जाए वो कक्षा में सिखाया। अभी अभी जो मैं सिखा रही हूँ वो है कि कैसे, मतलब रहा, रही, रहे, इसका कैसे प्रयोग करते हैं कि हम जब वाक्य बोल रहे हैं कि अगर आप कर रहे हैं कोई कार्य तो आपको कैसे बोलना है। या अगर आप फिर चाहता, चाहना, चाह चाहिए, इन सब में जो भेद है वो सब भी धीरे धीरे अभी सिखा रही हूँ मैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वर्ष के अंत तक तो वो लोग शायद थोड़ा और अच्छे से हिंदी बोलना सीख जाएंगे। तो अभी जैसे अन्य जगह के जैसे सिंगापुर के या अलग जगह के छात्र हैं, तो अगले जब हम दोबारा से आएंगे तब हमारे छात्र भी और अच्छे से अपनी लिखी हुई कविताएं शायद सुना पाएंगे, शायद नहीं सुना पाएंगे। तो और मेरा कोशिश यही रहती है कि भाई ये लोग अच्छे से सीखें कि जब ये भारत जाएं, क्योंकि हर थोड़े थोड़े दिनों में यहाँ पे लगता है कि हम भारत जाएं वहां घूमने की, क्योंकि इनको वहाँ की संस्कृति से बहुत लगाव है। ये लोग बहुत लगाव है। ये हर चीज, छोटी छोटी चीज यहाँ पर कि अच्छा भारत में ऐसे कैसे भारत में आप कैसे करते हैं, जब भारत के पर्व के बारे में जानकारी, इन लोगों को बहुत उसमें बहुत रुचि रखते हैं ये लोग। तो इसीलिए हिंदी इनके लिए एक माध्यम है भारत से जुड़ने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए। और दूसरा ये कि हम कक्षा में जैसे कि अच्छा आज हम बाहर जा रहे हैं तो हम कैसे हिंदी में संवाद करेंगे वहाँ के लोगों से, या हमारी जो आईसीसी की डायरेक्टर हैं, अगर आपको उनसे कुछ पूछना है तो आप कैसे पूछेंगी। तो उस वो एक हम लोग कक्षा में हम लोग अभ्यास करते हैं कि कैसे करना है। अभी जैसे आजकल बच्चे अभ्यास कर रहे हैं लिखने का, हिंदी लिपि लिखने का। तो वो जो अनुरेखण होता है, जो ट्रेसिंग होती है, वो कर रहे हैं बच्चे। तो उनको ऐसा लगता है अरे हम तो वापस से वही अपने स्कूली दौर में चले गए हैं कि जहाँ हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो पहले बीच में उन्होंने बोला कि हमें हिंदी लिपि लिखनी पढ़नी नहीं है, तो वहां पे एक रोक लग गई थी। तो उन्होंने बोला हम रोमन लिपि में ही पढ़ेंगे, हमें अक्षर नहीं पढ़ने। फिर धीरे धीरे मैंने कहा नहीं, अक्षर तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं किताब ये वाली पुस्तक यूज करती हूँ, आओ हिंदी सीखें। ये पुस्तक यहाँ पर हमारे कल्चरल सेंटर में यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर हिंदी का अध्ययन कराया जाता है। तो फिर अब वापस से उन्होंने हिंदी अक्षर पढ़ना शुरू किया है।
और उसमें से अभी स्वर पूरे पढ़ लिए हैं, स्वर कर लिए हैं। अभी उसके ऊपर एक कक्षा में छोटा सा असेसमेंट लिया था, तो सभी जनों के 90% से ऊपर अंक आए थे स्वर स्वर के लिए। अब धीरे धीरे व्यंजन का भी अभ्यास कर रहे हैं, तो कोशिश है कि 1-2 महीने में व्यंजन भी सीख जाएंगे और उसके बाद में वो शब्द लिखना सीख जाएंगे। तो बस समय और हर पर्व पर, जैसे हिंदी दिवस हुआ या विश्व भाषा दिवस हुआ, तो उस पर भी यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो उसमें जैसे हमारे केंद्र के जो हिंदी छात्र हैं वो लोग भी अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। जैसे इस पर उन्होंने सरस्वती वंदना करी थी, सरस्वती वंदना से उस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। तो ऐसे करके बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप लोग करिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आज जैसे कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा माधुरी जी की इस कार्यक्रम में जैसे छात्रों को भी आमंत्रित किया जाता है, तो वो लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम कर सकते हैं। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक्चुअली, मुझे सही बताएं तो मैं वैसे तो अगर आप देखें स्कूल में या केंद्र में, एक होता है कि आपको इस तरीके से पढ़ाना है, तो मैं थोड़ी सी वैसी अध्यापिका हूँ जो मैं उसका अनुसरण कभी कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर स्वच्छंद रूप से पढ़ाऊंगी तो मैं ज्यादा अच्छे से बच्चों को सिखा सकती हूँ या मैं समझा सकती हूँ, जिससे और उसमें ये होता है कि बच्चे समझते बहुत अच्छे तरीके से हैं और वो बिना डरे कोई भी सवाल पूछते हैं। व्हाट्सएप आजकल इतना, व्हाट्सएप के जरिए इतनी आसानी हो गई है कि कभी कभी जैसे अभी जब मैं भारत में थी और ऑनलाइन क्लासेस मैं ले रही थी, तो यहाँ बारिश हो रही थी, तो मेरे छात्र मेरे से मैसेज करके मुझे संदेश लिख के पूछते हैं कि अगर इट्स रेनिंग को हिंदी में कैसे बोलेंगे। तो हर छोटी छोटी चीज का उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, तो मैंने जब समझा। और तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग भी बिना किसी डर के कोई सवाल पूछते हैं, और गलती भी करते हैं तो भी वो लिख के मुझे रोमन हिंदी में ही भेजेंगे कि हम ये लिख रहे हैं तो ये सही है या नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छात्र कर रहे हैं, और वो लोग मुझे मेरी हर उससे शायद कि अगर मैं कभी नहीं कक्षा में जा पा रही हूँ, तो मतलब कि किसी कारणवश, तो उसमें वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन क्लास कर लेंगे। मतलब वो उसके लिए उत्साहित रहते हैं कि नहीं, हम ऑनलाइन क्लास कर लेंगे मगर हमें क्लास करनी है। तो इन सारी चुनौतियों के बावजूद सभी हमारे यहाँ की कक्षाएं अच्छे रूप से संचालित होती हैं। और कि धीरे धीरे, शुरुआत में तो विद्यार्थियों को ये लगता था हिंदी कैसे सीखेंगे, मगर अब धीरे धीरे वो लोग बोलना उन्होंने शुरू किया है। रहा, रही, चाहना, चाहती, इन सब शब्दों को, रंग, ये सब शब्दों को जो हमने कक्षा में सीखे हैं, जो सिखाए मैंने, उनको अब ये लोग अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अपने वाक्यों में प्रयोग करके ये लोग एक दूसरे से संवाद करने की कोशिश करते हैं। तब मुझे लगता है कि हाँ, जो थोड़ी बहुत मैं मेहनत कर रही हूँ वो थोड़ी बहुत सफल हो रही है। तो बस अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि हिंदी, जैसे कि अभी हमने सुना, काफी सभी लोगों ने कहा कि जैसे हिंदी एक भाषा नहीं है, ये इन लोगों के लिए एक संपर्क का माध्यम है कि ये यहाँ वहाँ की संस्कृति से जुड़ते हैं। और आज भी, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो दक्षिण भारतीय लोग आए थे, मलेशिया भारत 1947 में हुआ था, मलेशिया जो है 1957 में आजाद हुआ। मलेशिया का जो इंडिपेंडेंस डे, जो यहाँ का स्वतंत्रता दिवस है, वो 1957 में है। तो यहाँ पर उसी समय, उससे और उस समय पहले से ही काफी दक्षिण भारतीय लोग आए थे। तो वो लोग लेके तो आए हैं यहाँ पर भारत की संस्कृति, मगर वो थोड़ी जो छूट गई थी उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो बस मेरा लक्ष्य यही है कि ये केवल ना ही इस भाषा को सीखें, बल्कि जो हमारी संस्कृति है ये उससे भी जुड़े रहें। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। हिंदी में अभिव्यक्ति पर इतने शिक्षाप्रद और वक्तव्य के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
एक बार पुनः मैं नीता नारायणन जी को आमंत्रित करता हूं, जो मलेशिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका स्वागत है नीता नारायणन जी। नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही है अभी? आप आ जी। रही है। धन्यवाद। माफ कीजिएगा ये हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में। मेरा पतिदेव तो मेरे साथ नहीं है, इसलिए चलो एक और बार नमस्ते। मैं नीरा हूँ। आज इस कार्यक्रम में हिंदी सीखने में मेरी रुचि का कारण के बारे में बताऊंगी। मैंने हिंदी सीखना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं सच में भारत को अपने दिल से समझना चाहती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे हमेशा भारत के रंग, उसकी अच्छी कहानियाँ, गाने और पुराना इतिहास बहुत पसंद आते थे। उनसे मेरे मन में भारत की एक तस्वीर बनी हुई थी। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे और भारत के बीच में थोड़ी दूरी है, जो सिर्फ हिंदी सीखने से ही कम हो सकती है। भारत में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब भारत की संस्कृति और उसके रीति रिवाजों को भी समझना है। मैंने बॉलीवुड की फिल्में और गाने देखकर भी इस भाषा को जानने की कोशिश की है। हिंदी दिवस और विश्व भाषा दिवस के प्रोग्रामों में जाने के बाद अब मुझे यहाँ की साहित्य में भी मजा आने लगा है। इसके अलावा मैं लोगों से अच्छे से जोड़ना चाहती थी। जो लोग हिंदी बोलते हैं उनसे बिना किसी और भाषा की मदद के बात करना और उनकी बातें समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि बातें कितनी मजेदार होगी, कितनी छोटी छोटी बातें मैं समझ पाऊंगी और कितने गहरे बन पाएंगी। मेरे लिए हिंदी सीखना सिर्फ एक नई चीज सीखना नहीं है, ये उस संस्कृति को जानने की कोशिश करना है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एक चाबी की तरह है जिसे मुझे उम्मीद है कि मैं भारत की रंगीन दुनिया के और करीब आ रही हूँ, और मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि ये भाषा मुझे कहाँ ले जाएगी। धन्यवाद। मीरा नारायणन जी को हिंदी में अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत आभार। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक आदरणीय अनूप भार्गव जी को आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं अनूप भार्गव। मैं औपचारिक धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं उन सब बातों को नहीं दोहराऊंगा जो वक्ता पहले ही बोल चुके हैं। आप सब उनको सुन चुके हैं। बस मैं सिर्फ उनका नाम लेकर उन्हें आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। उसके बाद जो 3 छात्र और छात्राएं जिनको हमें सुनने का मौका मिला, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। कियांश कुणाल, इमरान खान जोगना, आपके गीत बड़े अच्छे लगे, आपने जो गाया। नीरा नारायणन जी, आपको सुनना बहुत अच्छा लगा। साथ में मैं उनके और भी जो जुड़े, इस कार्यक्रम से जुड़े, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। सिंगापुर से अनुसुईया साहू जी, नाइजीरिया से ओवल यूसुफ अलीयू, मलेशिया से यामिनी जोशी जी को सुनना बहुत अच्छा लगा।
शुभंकर मिश्र जी, उप महासचिव, विश्व हिंदी सचिवालय, हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। डॉक्टर रामशंकर जी, निदेशक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नीरज कुमार जी, जो कि इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मनदीप जी, जिन्होंने जो तकनीकी व्यवस्था करते हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और क्योंकि मैंने धन्यवाद देने में समय बचा लिया है, इसलिए मैं 1 मिनट का समय माधुरी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देने के लिए रखना चाहता हूँ। आज मैं शुरू में इस कार्यक्रम से जुड़ा था और अक्सर मैं आया करता था, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान के कारण मैं नहीं जुड़ सका। लेकिन आज जब मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी सार्थकता है, क्योंकि ये विश्व भर में हिंदी के होने वाले प्रयासों को आपस में जोड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि हम कितने भी कुशल हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन हमें हमेशा किसी दूसरे से सीखने की गुंजाइश रखनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम में मुझे विशेष रूप से लगा कि हम सब आपस में अगर अपने अनुभवों को ही बांटें तो आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम की सार्थकता है, उसकी सफलता है। और आशा है ये कार्यक्रम और इसी तरह चलता रहेगा और हम विश्व के सभी हिंदी विद्वानों को और मैं कहूँगा हिंदी प्रेमियों को आपस में जोड़ने में सफल होंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम से जुड़े। और इस कार्यक्रम में जो शुरू में हमें समस्या आई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये भी सच है कि जब हम इस तरह के प्रयासों का इस्तेमाल करते हैं, आभासी प्रयासों का, तकनीकी का, तो उसके साथ कुछ जुड़ी हुई समस्याएं, चुनौतियां भी रहती हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनका समाधान नहीं कर सके। और आज हमने ये करके दिखाया कि उस व्यवधान के बावजूद हमारी ये गोष्ठी जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रेरणादायी धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को शुभ रात्रि।